नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की एक और नई वीडियो के अंदर, एक नई क्लास के अंदर। देखिए, हम अपनी क्लास में चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं। इतिहास की एक और क्लास है जिसे हम लोग आज देखेंगे। पहली क्लास मैंने चैनल पर डाल दी है, आपने देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। देखिए, चार्टर एक्ट कई बार पेपर में यहाँ से सवाल बनता ही है और हम लोग एक गहनता से ना पढ़ने की वजह से यहाँ से सवाल छोड़ करके आते हैं। देखिए, आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि आपने पहले नहीं पढ़ा और उसे बिल्कुल बेसिक से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा इसे ऑलरेडी, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप ये तो समीक्षा कर पाएँ कि शायद हमने बहुत बेहतर पढ़ा है या कुछ चीज़ें मिस की हैं जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आपके भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत मदद करेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद क्लास शुरू हो रही है। देखिए, पहले हमने देखा था, इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया था, 1726 का जिक्र किया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि हम कालक्रम को दो भागों में बांटा था। एक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन बांटा था, उसका शासन बांटा था। एक हम लोगों ने बांटा था कि क्राउन का जो शासन था वो। तो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए उसी को आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ढंग से देखना, बहुत अच्छा नोट्स बनाना बेटा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, बात को समझने की कोशिश करना। देखिए, होता है क्या है कि लगातार चीज़ें बदलनी शुरू हुई। इस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश पीएम उस समय थे जिनका नाम था फ्रेडरिक नॉर्थ। फ्रेडरिक नॉर्थ ने क्या किया कि एक गुप्त समिति बनाई। क्या बनाई? एक गुप्त समिति बनाई। गुप्त समिति मतलब सीक्रेट कमेटी, कोई ऐसा नाम नहीं है। इस गुप्त समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इस गुप्त समिति की सिफारिश पर क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो ये सवाल पेपर में पूछा गया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो किसकी सिफारिश पर आया था? वो गुप्त समिति की सिफारिश पर आया था। और ये सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, फ्रेडरिक नॉर्थ उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये समिति बना करके ये सिफारिश ली थी। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूँ, रेगुलेटिंग, एक्चुअली अगर आप इंग्लिश कभी आपने पढ़ी हो, शायद थोड़ा सा ध्यान दिया हो, तो एक आपका जीरेंड करके एक ग्रामर के अंदर होता है। जीरेंड में क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और ये नाउन का कार्य गिरता है, यानी कि एक तरीके से विनियमित, विनियम या कंट्रोल। एक शब्द मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं, वो क्या है? कंट्रोल। रेगुलेट करने का मतलब नियमित करना या कंट्रोल करना। आप नियमित भी कह सकते हैं, नियमित करना, यानी कि उस पर एक लगाम कसने की बात करना। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भारत के अंदर लगाम कसने का पहला कदम ये माना जाता है। ठीक है, बात को समझना। देखिए, जैसे मैं नोट्स यहाँ पे बनाऊंगा, आप अपनी कॉपी में वैसे ही बनाना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो रेगुलेट करने का मतलब, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि याद करा के भेजूंगा, ध्यान रखना। तो रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि नियमित करना। तो ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल करने का ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया था, वो किस आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत? तो 1773 एक्ट के तहत ऐसा हुआ था।
दूसरी बात, अगर इसी चीज़ को मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार क्या हो रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान यहाँ पर करा जा रहा है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि पहली बार क्या हो रहा है, इसके लिए एक लिखित कानून बन रहे हैं कि लिखित में कुछ चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं, और ये इस तरीके का प्रथम दस्तावेज किसके लिए है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है। ठीक है, उसके लिखित दस्तावेज। ठीक, तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने की कोशिश यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, और गुप्त समिति की सिफारिश के ऊपर जो फ्रेडरिक नॉर्थ ने बनाई थी, जो उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसे लाने की कोशिश करी। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या यहाँ पर हैं। पहली चीज़, इस रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए क्या कोशिश करी गई, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, वो पद बदल दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उसी को बना दिया गया, यानी कि एक तरीके से एक छोटी अथॉरिटी को एक बड़ी अथॉरिटी में बदल दिया गया। देखिए उस दौरान क्या होता था, अगर आप देखोगे भारत की स्थिति, तो उस दौरान क्या था कि ये तो आपका क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी है, मुंबई प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, और इस तरीके यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी। तो यहाँ पर हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, यानी कि राज्यपाल होता था, एक उसकी परिषद होती थी जो काम करती थी। ठीक है, वो अपनी तरीके से अलग अलग अपने क्षेत्रों में काम करते थे, वो पूर्णतः एक दूसरे के अधीन नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन क्या करा गया, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये करने की कोशिश करी गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बड़ी शक्ति दी गई, और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करा गया, और इसकी सहायता के लिए एक इसकी परिषद बनाई गई, इसकी काउंसिल बनाई गई, जो क्या करेगी, इसकी सहायता करेगी। और इस परिषद के अंदर कितने सदस्य रखे गए, 4 सदस्य इस परिषद में थे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें एक काम और करा गया कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है वो, और साथ में जो बम्बई प्रेसिडेंसी है वो, और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया, प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया किसके, आपके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर का पद क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और देखिए यहीं पर आप लोग बताना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बने, पहले गवर्नर जनरल बने जिन्होंने कमान संभाली। इसके अलावा परिषद के 4 सदस्य भी, देखिए इनका नाम याद नहीं रखना आपने, लेकिन आप मोटे तौर पर देख सकते हैं। एक फिलिप करके थे, फिलिप, एक बर्नेल करके थे, और एक मानसन करके थे। ठीक है, देखो ये याद नहीं रखने आपने कि याद रखने, बस ऐसे पढ़ लेना। एक फिलिप मैंने बता दिया, बर्नेल बता दिया मैंने, मानसन बता दिया, और एक क्लूवेरिंग, एक व्यक्ति का नाम है क्लूवेरिंग। ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ लेना, याद मत करना। तो ये 4 सदस्य यहाँ पे बनाए, और गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, यहाँ पे याद होगा आपको कि जब EIC बनाई गई थी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसे नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था जो इंग्लैंड के अंदर बैठता था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, निर्देशक बोर्ड। तो ये अभी भी क्या है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके अधीन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन है। यानी कि जो इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल है, उसी निदेशक मंडल के ये क्या करेंगे, अधीन में काम करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब मैंने क्या बताया, नियंत्रित करने की कोशिश, और इसी नियंत्रित करने के लिए गवर्नर जनरल को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारत के अंदर केंद्रीय सत्ता संग्रहणे का, या एक तरीके से कहिए कि केंद्रीय शक्ति का संचयन शुरू होता है और केंद्रीय व्यवस्था देखने को मिलती है। कई बार ये सवाल पेपर में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि केंद्रीय व्यवस्था या केंद्रीय शक्ति जो है आपको देखने को मिलती है, वो कहाँ मिलती है, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव जो दिखती है वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखने को मिलती है। तो एक बात तो आपकी ये क्लियर हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो हम लोग क्या देखना है, चलिए उसे देखते हैं। अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग ना, कॉपी में देखते चलना अच्छे से। बस देखिए
मन लगा के पढ़िएगा और बहुत ही गहनता के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें करके देखे चलेंगे, ठीक है। देखो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि भारत में एक तरीके से न्यायालय स्थापित करते शुरू हुए और 1774 में इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई, स्थापना हुई। समझ जाओगे ना जो मैं लिख रहा हूँ, मैं पूरे डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। समझ जाओगे कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, चलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय लिख देते हैं। एक क्या बना, सर्वोच्च न्यायालय बना। और इस सर्वोच्च न्यायालय की खास बात यह है कि इसके अंदर कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। 4 सदस्य में से एक सदस्य आप ऐसा कह सकते हैं जो मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 सदस्य क्या थे, 3 अन्य सदस्य थे, ठीक है। यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और 3 क्या हो गए, अन्य सदस्य हो गए। देखिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का नाम कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि कलकत्ता के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय बना 1774 में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य थे, उनके नाम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एक चैम्बर्स, एक लिमेस्ट्रा और एक हाइड। एक चैम्बर्स, एक हाइड थे, एक चैम्बर्स थे, एक हाइड थे और एक लिमेस्टर थे। देखो याद नहीं करना आपने, बस ये नाम तो पढ़ लेना, ठीक है। लिमेस्टर, ये नाम केवल आपने पढ़ लेने हैं, बाकी ये जरूर याद रखना है कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने और एक तरीके से कलकत्ता के अंदर क्या करा गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई 1774 के साथ, ठीक। लेकिन देखिए इस बात को ध्यान से समझना कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और भारतीय तत्कालीन व्यवस्था के अंदर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं थी, ये सबसे ऊपर नहीं है। अगर आपको इसके विरुद्ध भी अपील करनी है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा गया और वो आपके खिलाफ है, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सही से आपको निर्णय नहीं दिया, अगर इसके विरुद्ध भी आपको अपील करनी है तो अपील करी जा सकती थी किसके अंदर, प्रीवी काउंसिल के अंदर। किसके अंदर, प्रीवी काउंसिल के अंदर। अब ये प्रीवी काउंसिल क्या बवाल है भाई, देखिए प्रीवी काउंसिल उसे बोलते हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष को सलाह देने के लिए एक संस्था होती है। राष्ट्राध्यक्ष को सलाह देने हेतु एक संस्था, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रीवी काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके विरुद्ध भी अपील करी जा सकती थी, कहाँ पे, प्रीवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 बातें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा खास बनाती है। इसके अलावा देखिए होता क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी लगातार चल रही थी, इसी बीच क्या करते थे कि व्यापार में तो रहती थी, जो कर्मचारी वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में साथ साथ काम करने के वो अपना निजी व्यापार भी चलाते थे, यानी अपना एक अलग से इंडिविजुअल बिजनेस वो करते थे, जिससे वहाँ से मुनाफा कमाते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने जब इस पर कमान लगाने की कोशिश करी तो सबसे पहले उस पर एक नज़र डाली गई कि यार ये जो अपना व्यापार करते हैं कि इसे क्यों ना प्रतिबंधित किया जाए, और दूसरी बात, अगर किसी को अपना व्यापार करना भी है तो वो क्यों ना पहले हमसे एक लाइसेंस ले, उसके बाद वो व्यापार करे। तो यहाँ पर ये एक अगला प्रावधान क्या किया गया कि बिना लाइसेंस कर्मचारी को व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। बिना लाइसेंस व्यापार पर प्रतिबंध, किसके लिए, जो कर्मचारी हैं, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के जो कर्मचारी हैं, और अगर वो क्या कर रहे हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद वो व्यापार कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ एक प्रावधान और किया गया कि देखिए अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी लगातार चलाई आ रही थी, और रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना था, उसे नियमित करना था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि भारत के अंदर कुछ मामले, जैसे
भारत के अंदर कुछ मामले, जैसे एक राजस्व का मामला यानी पैसे का मामला, देखिए सबसे बड़ा मामला होता है, एक सैन्य मामला और एक नागरिक संबंधित मामला। इनसे संबंधित अगर कोई भी सूचना है वो ब्रिटेन को देना अनिवार्य करा गया, कि वो ब्रिटेन को देना अनिवार्य किया गया। यानी कि ये सूचना आपको ब्रिटेन को देनी ही पड़ेगी, ये बात यहाँ पर कंफर्म करेगी। तो ये एक तरीके से आपका क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें आपने देखा कि एक तो क्या करा गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा 74 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 4 सदस्य एलिजाइम पे। इसके अलावा बिना लाइसेंस के व्यापार आपने नहीं करना है। और भारत के अंदर इन मामले जो आपके क्या है राजस्व, सैन्य और नागरिक मामला, इसके अगर संबंधी कोई भी सूचना है तो ब्रिटिश सरकार को जाएगी ही जाएगी। तो एक तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट हमारे सामने आ गया। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट तो सामने आया। देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें उसके दोष के बारे में नहीं चलता, क्योंकि पेपर पे आइडियल कंडीशन कुछ और होती है और एक्चुअल कंडीशन कुछ और होती है। जैसे आप लोग भी बड़ा सुंदर सा एक बनाते होंगे अपने जीवन काल में कि बहुत बढ़िया सा आपने टाइम टेबल बनाया, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, आप मन लगा के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे पढ़ देंगे, 18 घंटे पढ़ देंगे, ठीक है 12 घंटे पढ़ देंगे। लेकिन जब उसे एक्चुअल में आप लोग धरातल पे उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो धरातल पे भाई साहब वो बड़ा मुश्किल से ही उतर पाता। ठीक, तो होता क्या है कि आपने पढ़ाई करने के लिए चुना बहुत कुछ, लेकिन चीज़ें हो ही नहीं पाई आपसे। तो उस समय किसकी ज़रूरत पड़ती है, संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सुधारने की कोशिश करी गई। अब वो कमियां सुधार कैसे जाएंगी, संशोधन करने पड़ेंगे। तो जरा उसी संशोधन को देखने की कोशिश करते हैं। तो तभी एक और एक्ट लाया गया, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जो 1781 के अंदर देखने को मिलता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो इसके अंदर जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। चलिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसी को देखिए, ये संशोधात्मक अधिनियम था, इसलिए इसे संशोधात्मक अधिनियम बोला गया। संशोधात्मक अधिनियम 1781, या इसी को एक तरीके से कानून बंदोबस्त बोला गया या बंदोबस्त कानून बोला गया। ठीक है, ये सब इसी के ही नाम है बच्चे, बंदोबस्त कानून बोला गया। ठीक है, ढंग से देखना। सेक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब आप सब जान पा रहे होंगे, यानी कि अगर कोई कमी है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बैंक से आपने कोई लोन लिया और आप उस लोन को नहीं चुका पा रहे, तो तब फिर एक सेटलमेंट होता है कि आपका 10,000 का लोन था, तो आप ऐसा करिए कि 5,000 पर निपटाइए, 8,000 पर निपटाइए, यानी कि उससे संशोधन करने की कोशिश करी जाती है, रिकवरी करने की। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि रिकवरी, देखो रिकवरी करने की यहाँ कोशिश करी गई। पहली चीज़ ध्यान से समझना, ये लिखना नहीं है इधर का, मैं इधर लिखूंगा तो आपने लिखना, इधर का नहीं लिखना, समझाने के लिए। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट बनने से एक हुआ कि वहाँ नागरिक को ये अधिकार मिला कि वो यहाँ जाकर के अपने मामले दर्ज करा सकता है, उस पर सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ दिक्कत ये आ गई कि लोग क्या करने लगे कि गवर्नर जनरल से लोग खुश नहीं हैं, और दूसरा इनकी जो राजस्व वसूली की व्यवस्था है उससे खुश नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमे देखने को मिलते हैं, और ये दो ही बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ले आए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था, उसी क्षेत्राधिकार से एक तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उसे बाहर करा गया, साथ साथ राजस्व संबंधी मामले दोनों को क्षेत्राधिकार से बाहर करे गए। और ये इसकी खास बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त करा गया। किसे? पहली चीज गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है, आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
दूसरा राजस्व संबंधी किसी भी मामले के लिए, राजस्व संबंधी मामले हेतु। तो ये बड़ा इसके अंदर एक प्रावधान कर दिया कि भाई आप वैसे मामलों के लिए जाइए, न्याय के लिए जाइए, लेकिन आप गवर्नर जनरल या उसके परिषद के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते और राजस्व संबंधी मामलों में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर क्या करी गई कि जो प्रांतीय न्यायालय बनाए गए थे, उन प्रांतीय न्यायालयों की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। यानी कि अगर इन्हें भी अपनी अपील करनी है या इन्हें भी कोई काम करना है तो ये अपील किससे करेंगे? गवर्नर जनरल से करेंगे या उसकी परिषद से करेंगे। यानी कि वही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो प्रांतीय न्यायालयों के लिए क्या बना सके? नियम भी बना सके। ये कोई इतनी खास बात नहीं है, ये दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। यानी कि 2-3 बातें यहाँ ही हैं। इसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक काम और कर दिया गया था कि जो कलकत्ता की सरकार थी, तो कलकत्ता की सरकार को एक तो कलकत्ता के लिए नियम बनाने का अधिकार था, दूसरा यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के लिए भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया। किसे? कलकत्ता की सरकार को नियम बनाने का अधिकार। ये ध्यान रखना, ये अधिकार भी किसके तहत दिया गया? ये सेटलमेंट एक्ट के तहत दिया गया कलकत्ता की सरकार को। इसमें देखिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ये कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया और राजस्व संबंधी मामलों को भी क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बंद करा गया, खत्म करा गया। ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद अभी भी सब मामला ठीक तरीके से निपट नहीं पाया। इसी के लिए यहाँ पर फिर से कोशिश करी गई कि कुछ और चीज़ें संशोधन के रूप में लाई जाएँ और उन्हीं चीज़ों से फिर क्या हो, आपको आगे बढ़ाने की बात हो, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने की बात सामने आ जाए। तो इसी के चलते हुए क्या करा गया? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें और इसके अंदर बताऊंगा। देखिए उस समय क्या था कि अगर ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन के अंदर एक गठबंधन की सरकार थी। किसकी? गठबंधन की सरकार थी। किसकी? नॉर्थ और फॉक्स की। अभी मैंने बताया था ना कि फेडरिक नॉर्थ उस समय थे, तो नॉर्थ और फॉक्स, नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार थी ब्रिटेन के अंदर, यानी मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार। उसी बीच में क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलकर के 1783 के आसपास 2 नियम लाने की कोशिश करी। एक डंडाज अधिनियम था, एक क्या था? एक तो डंडाज अधिनियम लाने की कोशिश करी थी और दूसरा क्या था कि फोक्स का भारतीय विधेयक लाने की कोशिश करी थी। ठीक है। फोक्स का भारतीय विधेयक, डंडाज अधिनियम, और दूसरा क्या? फोक्स का भारतीय विधेयक। ठीक है। ये दोनों चीज़ें लाने की क्या करी गई थी? कोशिश करी गई थी। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या हुआ? आपकी पारित ही नहीं हो पाई। ठीक है। ये क्या नहीं हो पाई? पारित नहीं हो पाई। ठीक है। वहीं ब्रिटेन की संसद के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रॉयल्स के अंदर ये क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें क्या नहीं हो पाई? पारित नहीं हो पाई। एक डंडाज अधिनियम और दूसरा फॉक्स का भारतीय विधेयक। तो इसी के चलते नॉर्थ और फॉक्स को क्या देना पड़ा? अपना त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है। नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार को क्या करना पड़ा? अपना त्यागपत्र देना पड़ा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रखना कि ये केवल ब्रिटिश सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय मामले पर अंग्रेजी सरकार का पतन हुआ था। ठीक है। ये पहला और अंतिम दृष्टांत है। ये क्या है? प्रथम और अंतिम दृष्टांत है जिसमें क्या हुआ कि किसी भारतीय विषय पर, किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार का पतन हुआ। ठीक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा था। तो ये ध्यान रखना। देखो, ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि किस एक्ट को लाने से पहले वहाँ एक गठबंधन की सरकार है, उसका त्यागपत्र देना पड़ा और उसका अधिनियम यहाँ पर खारिज हो गया। ठीक है। तो इसके बाद लाया गया क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो समझना,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी है। और आप लोग, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि चीज़ें आपको बहुत ही गहनता के साथ चल रही हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देखो ये एक्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे पहली खास बात क्या है कि इसके लिए एक शीर्षक इस्तेमाल करा गया, और शीर्षक था भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल करा गया। यानी कि ये शब्द जो है वो एक तरीके से क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर ब्रिटेन के अधीन जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेकर के आ रहे हैं। यानी एक तरीके का एक वैधानिक दस्तावेज जो भारतीयों को अपने अधीन करने के लिए या इंग्लैंड की स्वामित्वता को दर्शाने के लिए यहाँ भारत में दिखाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक और नकेल कसने की कोशिश करी गई। इसके दो टुकड़े करे गए। एक टुकड़ा हुआ इसका व्यावसायिक, यानी कि व्यावसायिक जो क्रियाकलाप हैं या व्यावसायिक जो काम हैं, एक हिस्सा तो वो होगा और एक हिस्सा हो जाएगा राजनीतिक क्रियाकलापों का। ठीक है, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक आपका व्यावसायिक क्रियाकलाप और दूसरा आपका राजनीतिक क्रियाकलाप। तो जो व्यावसायिक क्रियाकलाप था वो किसके अधीन करा गया, उसी बोर्ड ऑफ निदेशक के जो इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि निदेशक मंडल के तहत ही इसकी देखरेख चल रही है। निदेशक मंडल के तहत, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उसी के तहत व्यावसायिक मामला देखा जाएगा। वहीं जो राजनीतिक क्रियाकलाप था, और इसके अंदर तीन चीज़ों को बेसिकली शामिल करा गया। ध्यान से देखना, तीन चीज़ें वही हैं जो अभी पहले देखी थी। एक राजस्व का मामला, एक नागरिक संबंधी मामला, और एक मेरे प्यारों सैन्य मामला। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर शामिल करा गया, और इसे गवर्न करने के लिए इंग्लैंड के अंदर ही एक और मंडल बनाया गया जिसे नियंत्रक मंडल हम लोगों ने कहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक किसकी स्थापना करी गई, नियंत्रक मंडल की स्थापना करी गई, जिसे बोर्ड ऑफ, हमने क्या कहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर सदस्य रखे गए 6 सदस्य, और इन 6 सदस्यों को यहाँ पर नियुक्त करने का अधिकार वो सम्राट को दिया गया। ठीक है, सम्राट को अधिकार दिया गया। तो ये ध्यान रखना, दोबारा सुनिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब क्या है बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो हिस्से करे गए, यानी कि एक तरीके से जो बिजनेस या व्यवसाय वाला काम था वो अलग करा गया, राजनीति वाला काम अलग करा गया। व्यवसायिक क्रियाकलाप को देखरेख करने के लिए वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ निदेशक मंडल बनाया गया था, वही देखता था इसे व्यवसायिक क्रियाकलाप को और राजनीतिक क्रियाकलाप को देखने के लिए एक अलग से एक नियंत्रक मंडल की स्थापना करी गई, जिसे हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा। और इस नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य रखे गए बच्चे, 6 सदस्य यहाँ पर रखे गए, और इनमें सदस्य को चुनने का अधिकार किसे मिला, वो सम्राट के अधीन करा गया। ठीक है, ये इसकी बहुत ज़्यादा खास बात थी। अब इसमें एक दो बातें मैं और आपको बताऊंगा, चलिए देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, हटाओ मैं इसे, ध्यान से देख, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं इसे देख करके। देखिए, इसके अलावा देखिए बच्चे, इसमें यहाँ पे क्या है कि गवर्नर जनरल को थोड़ा सा पावरफुल बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि देखिए, हमने गवर्नर जनरल बना तो दिया, अगर उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं तो वो किसी काम का भी नहीं है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो प्रांतीय आपकी सरकारें हैं, अगर प्रांतीय सरकार गवर्नर जनरल के किसी फैसले को नहीं मानती हैं, तो गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो उसे क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। यानी कि प्रांतीय सरकारों को निर्णय ना मानने की स्थिति में बर्खास्त करने का अधिकार किसे मिला, गवर्नर जनरल को मिला। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार मिला। प्रांतीय सरकारों को
बर्खास्त करने का अधिकार। लेकिन ये कब मिलेगा? अगर वो किसी निर्णय की अवहेलना करती है। कौन? प्रांतीय सरकार अगर गवर्नर जनरल या उसकी परिषद के निर्णयों की अवहेलना करेगी तो वो क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। ये यहाँ पर करा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या करी गई? देखिए अभी हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, यानी कि उपहार दी कि बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंधित किया गया था किसके अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। तो उसी के चलते हुए इन्होंने भी एक नया जुगाड़ निकाल लिया, क्योंकि लोग बात तो अगर एक नियम बनाओगे तो दूसरी की बात करने से लग जाएंगे, उसे दूसरा कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे दिमाग के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उपहार लेने शुरू कर दिए। अब उपहार के रूप में पैसे ले रहे हैं, तो इसलिए क्या करा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर या उनके कर्मचारियों पर उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप भैया उपहार भी नहीं लोगे, ठीक है? आप क्या नहीं करोगे? आप उपहार भी नहीं ले सकते। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि गवर्नर जनरल को एक निर्णय के अंदर बांध दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल किसी भी देशी राजा के साथ संधि करता है या युद्ध करता है, ठीक है, गवर्नर जनरल देशी राजा के साथ, देशी राजाओं के साथ क्या या तो संधि करता है यानी मित्रता करता है या युद्ध करता है, तो इस स्थिति में गवर्नर जनरल को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या कंपनी के डायरेक्टरों की अनुमति अनिवार्य है। कंपनी के डायरेक्टरों की अनुमति अनिवार्य है, ठीक है? ये यहाँ पर हुआ, ये रहा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आज आपको कुछ सीखने को मिला? क्या कुछ नया मिला? इसी के साथ देखिए हम लोग अपने जीएस वाला जो पोर्शन है उसे बुरे धुआंधार तरह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे लेकर के चलेंगे। आप देखेंगे कि एक बिल्कुल डीप स्टडी के साथ, एक गहन अध्ययन के साथ, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर के, उसका जिक्र करूँगा। शायद आपने आप ARO की बात कर रहे हैं, आप लोअर PCS की बात कर रहे हैं, तो आपको देखिए बहुत अच्छी तैयारी अपनी करनी पड़ेगी बेटे, बहुत अच्छी तैयारी दोस्तों हमें करनी पड़ेगी साथ में मिल करके। तो इसलिए मेरे बच्चे मेहनत से करिए काम। थोड़ा सा इसे दिमाग तो खुल जाएगा आप लोगों का, क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड होता है चीज़ों को। और देखिए अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आधा काम हमारा यहीं पे हो जाएगा। बाकी घर पे एक बार रिवीजन आप इसका कर लेना तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। जीएस को एक बड़े सुनहरे अवसर के लिए हम लोग देख रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही जल्दी में, आज से तो नहीं, लेकिन उत्तराखंड की क्लासेस कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों की, तो आप लोग उत्तराखंड में भी उतना ही एफर्ट लगाना। बच्चे देखिए अभी समय है, हम कर सकते हैं, बाद में समय नहीं मिलता है चीज़ों को। और जो बच्चे बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो ये श्रृंखला बिल्कुल रामबाण है, ठीक है? चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।